हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत एकेडमी। और ये मेरा नेक्स्ट क्लास है वोकेबुलरी के ऊपर। इस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं वोकेबुलरी में वही डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए थे। आज मैं वो डिस्कस करूंगी। फर्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रांसपायर्ड। तो ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या है? टू बिकम नोन और एपरेंट, हैपन और अकर। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीज रिवील होना। ठीक है, जो अननोन चीज है वो आपको मतलब वो नोन हो जाना। ठीक है, जो चीज आपको पता नहीं है वो आपके समझ में आना। ठीक है, कुछ चीज रिवील होना या कुछ एपरेंट होना जो आपको पता चले, तभी आता है ये ट्रांसपायर्ड। स्पेशली फॉर अननोन थिंग्स, राइट? जो चीजें आपको पहले पता नहीं थी, अचानक से आपको पता चली, उस चीज वैसी चीज रिवील हो जाना, तब आता है ये वर्ड ट्रांसपायर्ड। ठीक है, टू बिकम नोन, the thing which is unknown to become known. Okay, तो synonyms क्या होगा? occurred, happened, emerge, reveal. तो obviously यही होगा इसका synonym, है ना? Antonym क्या हो सकता है? concealed, hidden, remain secret. तो जो secret था वो secret ही रहे, है ना? वो रह दो, वो होगा इसका एंटोनिम। ठीक है, जब कोई सीक्रेट रिवील हो, ठीक है, आप जान पाए कि ये जो सीक्रेट था वो जानने में आपको आए, तब आता है ट्रांसपायर्ड ये वर्ड। ठीक है, उसका एंटोनिम होगा कंसील्ड, हिडन, रिमेन, सीक्रेट, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। अब इनविंसिबल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इनविंसिबल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स में आए हैं। अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, अनबीटेबल। तो डिफीट करना किसी को इम्पॉसिबल हो जब, तब आता है ये वर्ड इनविंसिबल। मतलब डिफीट नहीं कर सकते उसे, उसे ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है, अनबीचेबल, हाँ, तब आता है ये इनविंसिबल वर्ड। अब सिनोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल, जो चीज को आप कॉन्कर नहीं कर सकते, जिसको आप बीट नहीं कर सकते। इनडोमिटेबल, इनप्रेग्नेबल। तो ये वर्ड भी हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब भी वही है जो कॉन्कर नहीं किया जा सकता बाय फोर्स और एनीथिंग, राइट? तो ये होगा इनविंसिबल का सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा वल्नरेबल, डिफीटेबल, वीक। तो ये सब आ जाएगा इसके एंटोनिम्स में। ठीक है, जो इसका ऑपोजिट होगा, मतलब जिसको डिफीट करा जा सकता है, जो वीक हो, ऐसा कुछ। ठीक है ना। कॉन्डेंसेशन। अब कॉन्डेंसेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आता है बहुत सारे एग्जाम्स में। मीनिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो गैस से लिक्विड होना को कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब हमको क्या पता है, हम देखते हैं कि जो गैस होता है, ठीक है, वो गैस वो कॉन्डेंस्ड होके लिक्विड फॉर्म में आता है। पहले वो बादल बनता है, उसके बाद बारिश होता है ना। तो ये जो प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और होता है कॉन्साइज समरी। तो किसी भी चीज बहुत ही लेंदी कुछ एक आपने लिखा है, उसे आपको छोटा करना है, कॉन्साइज करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आपने उसे छोटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बोल के आपने उस चीज को कॉन्साइज कर लिया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कॉन्डेंसेशन वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि कभी होता है ना, कंडेंस्ड मिल्क के बारे में आपने सुना है। कंडेंस मिल्क जो होता है वो भी दूध को गाढ़ा करके कंडेंस बनाया जाता है ना। तो ये गाढ़ा करने का या घना करने का जो ये मेथड है, उसी को ही कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वो आपके लिए कोई अगर कुछ राइटिंग हो, किसी भी चीज को कॉन्साइज करने के लिए भी कंडेंसेशन का यूज हो सकता है। और ऐसे वेदर और कुछ भी चीज को जब आपको घना करना हो, या वेदर में जब रेन पहले मतलब जो गैस है वो पहले बादल बनता है, उसके बाद बारिश होती है, तो इस चीज को भी कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज जब घना हो, ठीक है, गाढ़ा हो, उसके लिए ये कंडेंसेशन वर्ड यूज होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? कंप्रेशन, समरी, अब्रिजमेंट, डिस्टिलेशन। तो ये सब कुछ इसका सिनोनिम होगा। हाँ, एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना। एक्सपैंड तब वो घना तो नहीं कर रहे, वो एक्सपैंड कर रहा है, तो ये सब होगा एक्सपेंशन, इलेबोरेशन, एक्सटेंशन, ये सब आ जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, ये सब कंडेंसेशन का एंटोनिम है। मीनिंग याद रखिए ना, सिर्फ मीनिंग याद रखने से ही आपको
जब आप क्वेश्चंस, आपको इन्हीं वर्ड्स में से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर किसी चीज का मीनिंग पता है ना, तो उसका आप एंटोनिम भी निकाल सकते हो, सिनोनिम भी। और अगर कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आए, मतलब कॉन्डेंसेशन को ही बड़ा करके लिख दिया गया है ना एक सेंटेंस में और एक फ्रेज में लिख दिया गया, आपको बोला गया कि इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको सब्स्टिट्यूट कौन से वर्ड से, वहां पे कॉन्डेंसेशन था, तो तब भी आप पहचान पाओगे कि यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिर्फ मीनिंग जानने से ही आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मीनिंग जान लेना बहुत, मैं यहाँ पे इलैबोरेटली आपको सब समझा रही हूँ, लेकिन मीनिंग को जो है वो आप ध्यान में रखिए। एक वर्ड के लिए जो कौन सा मीनिंग होगा वो ध्यान में रख के वो लिख लीजिए आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ इसमें हमने यही देखा है कि ज्यादा वोकैबुलरी के ऊपर ही वो लोग जोर दे रहे हैं, है ना। तो आपको अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। इसके और अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वायोलेशन और ब्रीच और रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये एक ब्रीच या वायोलेशन और रूल ऑफ किसी रूल या किसी लॉ को, ओके। तो ये नॉर्मली एक लीगल वर्ड है, लीगल वर्ड है जो फॉर्मली यूज होता है, ठीक है। लीगल है, फॉर्मल वर्ड है एक, फॉर्मल वर्ड है। तो ये वायलेशन, ठीक है, किसी रूल को या कोई रूल है, कोई लॉ है, उसको वायलेट किया गया है, ठीक है, तब ये वर्ड आता है इन्फ्रैक्शन, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, वायोलेशन, ब्रीच, ठीक है, किसी अग्रीमेंट को ब्रीच करना। कोई अग्रीमेंट बनाया कि ऐसे किसी ज्वाइन किया किसी फॉर्म में आपने, वहां पे कोई अग्रीमेंट आपसे साइन किया गया हो, आप उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप नहीं चले, आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो अग्रीमेंट ब्रीच हो गया, तब आएगा इन्फ्रैक्शन ये वर्ड, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट, ट्रांसग्रेशन, ये सब आ जाता है इसका सिनोनिम, ठीक है। अब एंटोनिम देख ले, कॉम्प्लायंस, ओबीडियंस, अडेयरेंस। तो कॉम्प्लाई करना, ठीक है, ओबीडियंट होना, कि जो रूल है या लॉ है उसको ओबीडियंटली फॉलो करना, तब वो सब आता है इन्फ्रैक्शन के एंटोनिम में, ठीक है। वो सब आ जाएगा एंटोनिम के लिए। तो आपको ये सब देख, अगर आपको किसी का मीनिंग पता हो तो आपको एंटोनिम समझने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्या है वो, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट। हाँ, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है स्पेलिंग में, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है। सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग वन सेल्फ, वन ओन इंटरेस्ट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो मतलब खुद के जो इंटरेस्ट को, कोई कोई होता है इंसान जो खुद को ही प्रमोट करता है ना। मतलब उसके साथ कभी कभी देखिए बहुत होता है कि एक जो टीम है, कुछ चीज होता है कि टीम वर्क ने किया है, एक चीज है, एक वर्क है जो एक टीम ने मिलके बनाया है, ठीक है। लेकिन एक इंसान ने क्या किया, वो टीम वर्क ना दिखा के ऐसा दिखा रहा है कि उसी ने सब कुछ किया है, खुद को ही प्रमोट कर रहा है, खुद को ही ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा खुद को ही दे रहा है कि दूसरों की तो ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं थी, मैंने ही सब कुछ किया है, जो हुआ है मेरी ही वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअली में सभी की मेहनत थी उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो ऐसी चीज जब आती है तब आता है ये वर्ड, क्या, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, ठीक है, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट ये आता है तब। इसका सिनोनिम क्या होगा, सेल्फ प्रमोशन, खुद को ही प्रमोट करना, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ज्यादा खुद को ग्लोरीफाई करके दिखाना, बोस्टफुलनेस, एरोगेंस, ठीक है। तो होता कुछ लोग जो खुद ही डींगे हाँकते हैं, खुद के बारे में खुद ही बोलने लगते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने ही ये सब कुछ किया, मैं अगर नहीं होती तो कोई और नहीं कर पाता, ये जो सारी चीजें होती है, तो उसके लिए ये वर्ड सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, ये वाला जो वर्ड है वो आता है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, ह्यूमिडिटी, मॉडेस्टी, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ये होगा इसका एंटोनिम। हाँ, ऑब्वियसली जो ह्यूमिलिटी, इसका ऑपोजिट ही होगा मॉडेस्टी, जो इंसान ज्यादा मतलब मॉडेस्ट रहे, है ना, जो खुद से ज्यादा खुद की तारीफ नहीं, वो जानता है कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसी में वो ठीक है, वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाता, तो उसके लिए तो वही होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वानिमिटी, इसका मतलब क्या है, a state of calmness, composure, especially in difficult situation.
तो कुछ इंसान होते हैं कि जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए जिंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उनको कोई कुछ भी हो सकता है, जॉब चली जाए या कुछ फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, किसी भी सिचुएशन में वो बहुत ही काम और कंपोज रहते हैं, ठीक है। वो ज्यादा मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं करते वो बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं, है ना। क्योंकि उनको पता होता है कि हम मुझे सबको संभालना है, अगर मैं खुद का कंट्रोल खो दूंगा तो मैं दूसरों को कैसे संभालूंगा। तो ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे सिचुएशन जो लोग इस स्टेट ऑफ कामनेस और कंपोजर, इस स्टेट को हम इक्वानिमिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? कामनेस, कंपोजर, सीरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। तो ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। उन सभी के लिए जो काम और कंपोज एक सिचुएशन हो या इंसान हो, तब उन चीजों के लिए हम इक्वानिमिटी का यूज करते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एंजाइटी, एजिटेशन, टर्मोइल। तो जब सिचुएशंस हाथ से निकल जाए, आप बहुत एंशियस हो जाए, जो चीजें बहुत, कभी कुछ लोग तो एंशियस होते हैं, है ना, जैसे हमारे जैसे कुछ लोग तो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, सब वो सब होगा इसका एंटोनिम, इक्वानिमिटी का एंटोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लें, वेहेमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये भी बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। वेहेमेंट, इसका मतलब क्या है? शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इंटेंस फीलिंग्स, पैशनेट, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, या इंटेंस फीलिंग को शो करना वेहेमेंट हम बोलते हैं, उसके लिए ये वेहेमेंट वर्ड आता है, ठीक। सिनोनिम क्या होगा? पैशनेट, इंटेंस, फर्वेंट, फोर्सफुल, ठीक है। इसके लिए ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग पैशन, या वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए ये वेहेमेंट वर्ड आता है। एंटोनिम क्या होगा? माइल्ड, जेंटल, न्यूवार्म। तो जो चीजें बहुत ही माइल्ड होते हैं, जेंटल, इंसान भी हो सके, कोई सिचुएशन भी जेंटल, माइल्ड, ठीक है, इन सारे ये सब आ जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है, जो ये वेहेमेंट का उल्टा होगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा, ठीक है। नॉर्मली वेहेमेंट ज्यादा नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब क्या है? विकेड और इविल, ठीक है, मॉरली रिप्रीहेंसिबल, ठीक है। तो कोई इमोरल चीज या इमोरल इंसान, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है नेफेरियस, ठीक है। कोई बहुत ही चालाक इंसान है, ठीक है, वो मॉरली इमोरल है, ठीक है, तो तब हम इवल है, तब हम ये नेफेरियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? विकेड, इविल, विलेनियस, मेलेवोलेंट, ठीक है, ये सब सिनोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम ये हो गया, इसका सिनोनिम क्या? विकेड, इविल, विलेनियस, मेलेवोलेंट। अब एंटोनिम क्या होगा? वर्चुअस, राइटियस, गुड। जो इंसान ऑब्वियसली बहुत ही वर्चुअस है, बहुत ही आइडियल है, मतलब राइटियस है, हमेशा नियमों से चलता है, ठीक है, सबकी हेल्प करता है, जो मॉरली बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, उसके लिए वो होगा इसका एंटोनिम, नेफेरियस का। नेक्स्ट वर्ड्स, लास्ट जो 2 वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। इंडिजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहे तो यहाँ पे 3 स्टार दे दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, उसके बाहर के एग्जाम्स में भी ये इंडिजेंट वर्ड आता है, ठीक है। मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो पुअर होते हैं, है ना, जो बहुत ही पुअर होते हैं, जो जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती, उसके लिए इंडिजेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? पुअर, इम्पोवरिश्ड, डेस्टिट्यूट, नीडी, ऑब्वियसली यही सब होगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस। जो लोग बहुत ही वेल्दी होते हैं, जो जिसके पास बहुत सी चीजें होती है, जो लोग उसके बाद बहुत ही पैसा होता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, वो सब हो गए इसके ऑपोजिट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वर्ड, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट भी इंपॉर्टेंट ही है, इसका मीनिंग बहुत लोगों को पता भी होता है, ठीक है, लेकिन ये आता है, ठीक है, ये ज्यादा टफ वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये आता है। कैरेक्टराइज बाय कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, वायलेंटली डिस्टर्ब्ड। तो चीज जब कभी होता है ना, कभी तूफान आया, ठीक है, सब कुछ सही चला था, सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया, ठीक है, तूफान में सब कुछ इधर उधर हो गया, तब आता है ये टर्ब्यूलेंट वर्ड, ठीक है।
जब कुछ चीज अब वो वायलेंटली डिस्टर्ब, मतलब वो कोई तूफान भी हो सकता है, या आप कभी कभी किसी भी सिचुएशन को टर्ब्यूलेंट के जैसे टर्ब्यूलेंट यूज किया जाता है कि कोई एक तूफान आया जिंदगी में, जिंदगी को एकदम इधर उधर कर दिया, ठीक है, सही चल रही थी आपकी लाइफ लेकिन सब कुछ इधर उधर हो गया, तो उसके लिए भी वो टर्ब्यूलेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है, सिचुएशंस के लिए हो या किसी भी एनवायरमेंट के लिए हो। तो ये जब कोई कुछ वायलेंटली कुछ आपके जिंदगी में हो, या कुछ ऐसा वायलेंस कोई डिस्टर्ब जो सब कुछ डिसऑर्डर में कर दे, सब कुछ कंफ्यूज में कर दे, कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, उसके लिए ये टर्ब्यूलेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? कैओटिक, स्टॉर्मी, ट्यूमुल्टस, अनरूली, ये सब आएगा इसके सिनोनिम में। एंटोनिम क्या होगा? काम, पीसफुल, ऑर्डरली, ये सब आ जाएगा इसका एंटोनिम। तो ऑब्वियसली जो चीज काम होगा, पीसफुल होगा, ऑर्डरली सब कुछ रहेगा, डिसऑर्डर कुछ नहीं होगा, तब वो होगा इसका एंटोनिम। हाँ, तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। ये जो मैं डेली 10 वर्ड्स करवा रही हूँ, ये आपको अपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रोज आपको ये 10 वर्ड्स करने हैं। करने के बाद अगर पूरा भी ना हो सके, अगर आपके पास उतना भी टाइम ना रहे कि आपको सब कुछ लिख ले, तो क्या करेंगे, एक वर्ड के लिए एक वर्ड चूज कर लीजिए, कुछ एक फ्रेज या एक वर्ड चूज कर लीजिए और उस वर्ड को या फ्रेज को लिख लीजिए कहीं पे रात को सोने से पहले या कभी भी, ठीक है। अब बस देखिए, लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वो ध्यान में आया कि नहीं। तो लिखना बहुत जरूरी है वोकैबुलरी के लिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में आप भूल जाएंगे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो एग्जाम्स है, यहाँ पे बड़े बड़े नोट्स तो आपको दिमाग में रखने नहीं पड़ेंगे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है। इसमें आपको जो वोकैबुलरीज है उसके ध्यान में रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉपी बनाइए हो सके तो, जहाँ पे सिर्फ आपके वोकैबुलरीज रहे। तो रोज जो 10 वर्ड्स करवा रही हूँ वो सुबह पढ़े, रात को सोने से पहले जितना भी हो सके एक फ्रेज ही लेके, अगर ज्यादा वक्त भी ना रहे तो एक फ्रेज लेके वो ट्रांसफर लिखा, उसके साथ ये फ्रेज लिख लिया, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये सब लिख लीजिए, ठीक है। देख के नहीं, बिना देख के, एक बार देख के भी लिख सकते हैं, एक बार बिना देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए ताकि आपको ठीक से ध्यान रहे, ठीक है, कि वोकैबुलरी आपके ध्यान से जब एग्जाम आए ऐसा ना हो कि आपको बार बार एक बार पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर से रिवाइज करना हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने वोकैबुलरीज को ठीक से ध्यान से याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो आपको जितना अच्छे से आप करेंगे तो आपको एग्जाम्स में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ भी इन वर्ड से कुछ भी आ जाए, ठीक है। आपका वर्ड स्टॉक भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, आप समझ पाओगे कि कौन से वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।